तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आप सब जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमने मिलकर अपनी पहली यूनिट कंप्लीट कर ली है। वो कौन सी थी? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया है ना वो। तो अब हम उसका और कॉम्प्लेक्स पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज द टिश्यूज। आपको याद है मैंने पढ़ाया था डिफरेंस बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गेनेलीज, है ना। ऑर्गन किससे मिलके बने हुए होते हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज क्या चीज होती है? ऐसा देखिए ध्यान से। टिश्यूज टिश्यूज होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। किसके? ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है क्या? टिश्यू। समझे? ऐसे सेल्स। अब जैसे कि मान लो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, या फिर आप जस्ट लेके चलो किडनी है हमारे पास, है ना। किडनी का काम क्या है? एक्सक्रीशन का। कौन सी सेल की बनी हुई होते हैं? नेफ्रॉन की। तो जितनी भी किडनी की सेल्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? नेफ्रॉन होती है। सारे नेफ्रॉन मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, फिर वो टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ये हमने पढ़ा था। सेल, एक सेल होगी, सेल मिलके ग्रुप बना के क्या बनाएंगे? टिश्यू। टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाता है, फाइनली आके हमारे पास सिस्टम बनता है और हमारी बॉडी काम करती है। तो हमने इंट्रो दे दिया है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? टिश्यू। तो आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूं डॉक्टर मुस्कान। तो अब शुरू करते हैं फर्दर हमारे चैप्टर की डिटेल को। आप इंट्रो समझ चुके हो। टिश्यू है क्या चीज? ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसी सेल जो सारी सेम है, सेम सेल्स का एक गुच्छा क्या बनाता है? मिलके टिश्यू बनाता है। हुआ क्लियर? इंट्रो डन। चलिए अब देखिए टिश्यू। टिश्यू वर्ड किसने दिया? बाइजेट ने। किसने दिया? बाइजेट ने। कब? 1792 में। कब? 1792 में। जब हम टिश्यूज को पढ़े, स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। क्लियर? चलिए अब देखो टिश्यूज की डेफिनेशन। या टिश्यूज की डेफिनेशन है ये। कैसे डिफाइन करेंगे? टिश्यू एक ग्रुप, एक गुच्छा है सेल्स का। वो सेल्स कैसी है? सारी की सारी सिमिलर है। किस क्या क्या चीजें उनकी सेम है? वो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनमें क्या क्या चीजें सेम है? एक, उन सभी का स्ट्रक्चर सेम है। पहली चीज, उन सभी का क्या है? स्ट्रक्चर सेम है। स्ट्रक्चर सेम है, इकट्ठे मिलके काम करती है कोई भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो क्या कहते हैं? टिश्यूज। इन्होंने क्या बोला? अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सेम है, बिल्कुल सेम है, जो इकट्ठे मिलकर काम करती है ताकि बॉडी का एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म किया जा सके। तो उसे क्या बोलेंगे? टिश्यूज बोलेंगे। तो सीधी सी आसान सी बात है, टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कैसे है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर डेट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। उसे क्या बोलते हैं? टिश्यू। समझिए? हुआ क्लियर? चलिए, जितने भी टिश्यू की सेल्स हैं उन सभी का क्या है? कॉमन ओरिजिन है। क्या है? कॉमन ओरिजिन। अब ये देखो, हमारे जो ब्रेन की सेल है न्यूरॉन, किडनी की सेल है नेफ्रॉन, क्या इनका ओरिजिन सेम है? इनका फंक्शन तो सेम नहीं है। फंक्शन सेम नहीं है तो ओरिजिन भी सेम नहीं होता। तो ऐसे टिश्यूज के अंदर जितनी भी सेल है वो सारी सेम होती है स्ट्रक्चर में, उनका फंक्शन भी सेम होता है, वो ओरिजिन भी सेम से लेती है, तो पैदा भी सेम ही सेल से होती है। समझे? देखिए वही बात बोली गई है। टिश्यू क्या होते हैं? बेसिकली सेम स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि जितनी भी किडनी की सेल्स हैं वो सारी क्या है? नेफ्रॉन है। उन सभी का स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी? स्ट्रक्चर सेम होगा। दूसरी चीज, काम भी सेम करेंगे, है ना। हुआ क्लियर? दूसरी चीज, काम भी सेम करेंगे। तीसरी चीज, ओरिजिन भी कॉमन होगा, एक ही सेल से ओरिजिनेट होंगी। समझे? अब उसी तरह एग्जांपल दे रखा है, एक तरीके का एग्जांपल है हमारे पास। क्या बोला जा रहा है? जितनी भी नर्व सेल्स हैं, जितनी भी बॉडी में नर्व सेल्स हैं, वो किस चीज की बनी होती है? उनके पास क्या? सेल बॉडी है और सोमा है। ठीक है। और क्या क्या, ये क्या हो गया? सेल बॉडी सोमा हो गया हमारे पास। साथ के साथ उसमें डेंड्राइट्स होते हैं। ये होती है हमारे पास बेसिकली नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। ऐसी होती है ना।
ये एक्सॉन टर्मिनल्स हो गए, इसके ऊपर ये माइलिन शीथ हो गई, ये न्यूक्लियस वगैरह हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गए, है ना, ये होती है। तो वही बोला गया, ये जो ये बीच वाली है, ये क्या है, ये बीच वाली क्या है, सेल बॉडी है न्यूरॉन की, जिसे आप क्या बोल सकते हैं, सोमा बोल सकते हैं। ये आगे वाली ये जो प्रोजेक्शंस है, ये क्या है, डेंड्राइट्स, इनका काम क्या है, सिग्नल को पकड़ना, बेसिकली बता रही हूँ मैं। वही बात बोली गई, डेंड्राइट्स का काम क्या है, रिसीव मैसेजेस, मैसेज को कौन पकड़ रहा है, आगे की तरफ वाले ये प्रोजेक्शंस, जिनका नाम क्या है, डेंड्राइट। फिर जो ये लंबा लंबा है, इसे क्या बोला गया, एक्सोन। तो एक्सोन क्या है, एक्सोन का काम क्या है, कन्वे मैसेज अवे। ये क्या होता है, हमारे पास बॉडी के जैसे ही डेंड्राइट ने मैसेज लिया कि क्या करना है हमें, डेंड्राइट के मैसेज लेते ही वो सेल बॉडी के अंदर जाएगा, वो मैसेज ट्रांसफर होएगा, फिर उस मैसेज को फर्दर आगे एक्सोन टर्मिनल तक लेके जाना किसका काम होता है, एक्सोन का। बोले तो दूसरे न्यूरॉन तक लेके जाना भी किसका काम है, एक्सोन का। किसका काम है, एक्सोन का। अब जितने भी न्यूरॉन्स हैं किसके, नर्वस टिश्यू के सारे का सेम ओरिजिन होगा, है ना। जितने भी हमारे पास नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स हैं उन सभी का सेम ओरिजिन होगा। तो वो ओरिजिन क्या है, एक्टोडर्म। अब आपको बेसिकली बता दूं तो हमारे अंदर होते 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन लेयर से ही फर्दर डिफरेंशिएट होकर अलग अलग हमारे फंक्शनल सेल्स बनती हैं, फंक्शनल टिश्यूज बनते हैं। फिर टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। हुआ क्लियर। तो वही बात एग्जांपल दिया मैंने कि जितने भी मेरे नर्वस टिश्यू के अंदर, जितने भी नर्वस टिश्यू है मेरे बॉडी के अंदर, उनके अंदर क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे। उन सभी का क्या होगा, सेम ओरिजिन होगा, कॉमन ओरिजिन होगा, दैट इज एक्टोडर्म। कॉमन ओरिजिन क्या हुआ, एक्टोडर्म। सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जैसे कि आप देख रहे हो इलोंगेटेड सी और ब्रांच स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये ब्रांचेस देखने को मिल रही है। समझ गए, समझ गए, सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम फंक्शन होगा। ये क्या कर रहे हैं, मैसेजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इनका सेम फंक्शन हो गया। हुआ क्लियर एग्जांपल। चलिए अब देखो, हमने ये तो पढ़ लिया मैम टिश्यू होता क्या है, एग्जांपल भी देख लिया कैसे हो सकते हैं जैसे कि। अब ये बताओ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टिश्यू इंपॉर्टेंट ही क्यों है हमारे लिए। देखो जैसे ही टिश्यू बनेगा हमारे अंदर डिवीजन ऑफ फ्लेवर हो जाएगी। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, डिवीजन ऑफ फ्लेवर होता क्या है, किसके अंदर होता है, ये तो बता सकता है डिवीजन ऑफ फ्लेवर किसके अंदर होता है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर, बताओ किसके अंदर होता है डिवीजन ऑफ फ्लेवर। बिल्कुल सही, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें डिवीजन ऑफ फ्लेवर देखने को मिलेगा। बिल्कुल आसानी से नाम तोड़ो, डिवीजन माने बंटना, लेबर माने काम को बांट दिया गया। किसमें बांटा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो बोले तो पर्टिकुलर ऑर्गन बना दिए जाते हैं, पर्टिकुलर टिश्यूज बना दिए जाते हैं। भाई हाँ, इन टिश्यूज का काम एक्सक्रीशन का है, इन टिश्यूज का काम डाइजेशन का है, इन टिश्यूज का काम जस्ट क्या है, न्यूरोनल कनेक्शंस का है। समझे, हुआ क्लियर। तो इसीलिए काम बांट दिया गया तो डिवीजन ऑफ लेबर कहलाया। तो किसके अंदर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये क्या है, कैसे बांटा जाता है, टिश्यूज बना के। हाँ, ये क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन का टिश्यू। समझे, तो डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिला, पहला पॉइंट हुआ क्लियर। दूसरी चीज, टिश्यूज क्या होते हैं, फर्दर मैंने आपको बताया, सेल्स मिलके ऑर्गेनाइज होके एक फॉर्म में अच्छे से मिलके ग्रुप में क्या बनाती है, टिश्यूज। टिश्यूज ग्रुप में मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। तो वही है, टिश्यू ऑर्गेनाइज होंगे, अच्छे से लगेंगे और क्या बना देंगे, ऑर्गन। फिर ऑर्गन से फर्दर क्या बनाया जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। समझे, हुआ क्लियर। पहली चीज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी टिश्यूज की। पहली चीज, हमने डिवीजन ऑफ लेबर की गई हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यूज के आते ही हमने क्या कर दिया, डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, हमने काम को बांट दिया। हुआ क्लियर। दूसरा काम क्या किया, हमने चीजों को ऑर्गेनाइज करके, पहले सेल से टिश्यू बने थे, उसी तरह टिश्यू से हमने ऑर्गन बनाए। फिर ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब वर्कलोड है, अब आपको पता है डिवीजन ऑफ लेबर हो चुका है, काम कम हो चुका है, तो सीधी सी बात है, काम का लोड, काम का स्ट्रेस भी अब एक सेल पे पहले के मुकाबले कम होएगा कि नहीं, बताओ होएगा कि नहीं। सीधी सी बात है, होएगा, बिल्कुल होएगा मैम। तो वर्कलोड डिक्रीज्ड,
कोई भी पर्टिकुलर एक सेल को उठाओगे उसके ऊपर वर्कलोड डिक्रीज हो चुका है। कैसे? आप कैसे बोल रहे हो मैम? अब मान लो कोई हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक, उसका काम तो 24 घंटे चलने का होता है, 24 घंटे हमारे पास सिग्नल आ रहे होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो मैम कि काम कम हो गया? क्यों नहीं कम हुआ? अगर इस सेल को खाना अपना डाइजेशन भी करना होता, इस सेल को एक्सक्रीशन भी करना होता, सारे काम अगर इस सेल को करने होते तो ज्यादा वर्कलोड होता, या अब सिर्फ इसको न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करने हैं, बोले न्यूरो ट्रांसमिटर्स, बोले तो मैसेज ट्रांसमिट करना है, तब है? बताओ। ऑब्वियसली मैम अब तो एक ही काम करना पड़ रहा है कि इसको सिर्फ मैसेज भेजने हैं। तो आपने देख लिया ना, हुई ना बात क्लियर? अब आप कह सकते हो कि वर्कलोड अब सेल पे कम हो रहा है आफ्टर टिश्यू फॉर्मेशन। हुआ क्लियर? जिसके कारण एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, हायर एफिशिएंसी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव हायर सर्वाइवल। अब मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अब एक ही सेल है, उसी को क्या करना पड़ेगा? उसी को खाना बनाना है, उसी को डाइजेशन करना है, उसी को एक्सक्रीशन करना है, उसी को सारा का सारा काम एक ही सेल को करना है ना? तो क्या होगी? वो जल्दी थकेगी, जल्दी थकेगी, धीरे धीरे उसकी, आपको पता है जो ज्यादा काम करता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में काम नहीं बटा, तो अब उसको काम अकेले को इतना ज्यादा करना है, तो उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई? कम हो गई। बजाय कि इसमें क्या हुआ? अलग अलग टिश्यूज बन गए, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम एक्सक्रीशन का है, तेरा काम डाइजेशन का है, अलग अलग हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि एक सेल को पता है कि मुझे ये ऐसे ना इधर काम करना ना वो करना, मुझे सिर्फ ये काम करना है, तो फोकस होके और भी अच्छे से और भी बेटर काम करेगी कि नहीं करेगी? तो इसीलिए बोला गया हायर एफिशिएंसी। टिश्यूज बनने के कारण जो सेल्स थी अब वो और भी अच्छे से और भी बेटर परफॉर्म कर पा रही है, बोले तो अब और भी ज्यादा एफिशिएंट है। समझे? साथ के साथ इसी के कारण क्या हुआ? अब एक सेल को एक ही काम करना है, वो एग्जॉस्ट उतना नहीं होगी जितना पहले हो रही थी, तो उसका सर्वाइवल रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीछे एग्जांपल दिया था न्यूरॉन का, वो होता है ये न्यूरॉन। ये क्या है? सेल बॉडी या सोमा, समझ रहे हो? ये बाहर निकले हुए ये क्या है? ये प्रोजेक्शंस है, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या है बाहर निकले हुए प्रोजेक्शन? डेंड्राइट्स। मैंने बताया था डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? मैसेज को रिसीव करेंगे, कहाँ भेज देंगे? सेल बॉडी में या सोमा में, फिर सोमा से एक्सॉन के थ्रू बाहर और फर्दर मैसेज को एक से दूसरे न्यूरॉन में भेजा जाएगा। तो ये आगे वाला एक्सॉन है, ये लिख रखा है एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ है, यहाँ पे बीच में नोड ऑफ रेनवियर आ जाता है। लास्ट में क्या आते हैं? साइनेप्टिक नोब्स। क्या होते हैं? साइनेप्टिक नोब्स या फिर एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। पेपर में आता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना, समझे? इसके अंदर हमने न्यूक्लियस भी देखेंगे। इसके अंदर जो मेन ये देखने को मिल रहे हैं, दीज आर नोन एज मिसल्स ग्रैन्यूल्स। समझे? हुआ क्लियर? चलें आगे। चलिए अब देखिए, प्लांट और एनिमल है ना, दोनों के अंदर, अब देखो सीधी सी बात है, प्लांट क्या होता है? एक जगह खड़ा होता है ना। हमारा काम क्या है? हम 100 चीजें सोचेंगे, हमारा काम थिंकिंग का है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, हम ये भी सोचते हैं उसको बुरा ना लग जाए, उसका ये कर दे, ये हम ये कर देंगे तो ये हो जाए। क्या प्लांट इतना सोचता है? नहीं। उसका काम क्या होता है? वो एक जगह खड़ा है, लाइट आएगी, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा, मेरा काम चलता रहेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेके, वाटर लेके ऑक्सीजन निकाल दूंगा, या फिर अपने जैसे जैसे चीजें डैमेज हो जाती है उन्हें रिपेयर करूंगा। उसका काम इतना सा है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ आज राहुल है, ये लड़का राहुल है, ये मेरे पास आके बैठेगा तो मेरे को इसको छाया देनी कि नहीं देनी, इतना सोचता है? नहीं। तो सीधी सी बात है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टिश्यू फॉर्मेशन किसका होगा? हम जैसे एनिमल्स का, क्योंकि हमें, हमारे पास तो इतनी सारी चीजें करने को, हम इतनी सारी बेफालतू की चीजें सोचते हैं हम, और नहीं तो हम क्या करते हैं? लोकोमोट भी करते हैं। हमें तो मूवमेंट, हमारी तो मूवमेंट देखने को मिलती है। मूवमेंट माने ये, लोकोमोशन माने लोकेशन चेंज करना। तो क्या प्लांट्स लोकोमोशन शो करते हैं? नहीं। ये एक छोटी सी चीज है, आपको ऐसे क्लियर कर दी मैंने, बट कोई नहीं। चलिए अब देखो, वही बात कही गई है यहाँ पे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे ये क्या होता है, ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। मैंने बता दिया कि प्लांट्स का काम क्या है? जस्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनका ज्यादा तो कोई काम है ही नहीं। एनिमल्स आपको पता है, सब सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही किसका है? एनिमल्स का है ना। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक मतलब
प्लांट्स ऑटो, ऑटो माने सेल्फ, ट्रोपिक माने फूड फॉर्मेशन, फूड सिंथेसिस। तो खुद का खाना खुद कौन बना रहा है? प्लांट्स बना रहे हैं, ठीक है। ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स खुद का खाना खुद बनाते हैं। अभी डिफरेंट कैसे है ये बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, जबकि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरो मतलब दूसरे पर, खाने के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, समझे कि नहीं। ये क्या करते हैं? ये खाने की तलाश में या फिर अदर मीट की तलाश में या कोई भी शेल्टर की तलाश में इधर से उधर मूव करते हैं, समझे। बजाय कि प्लांट तो मूव कर ही नहीं सकता, है ना। तो इनके जो बेसिक बॉडी है या बेसिक फंक्शनिंग है, पूरे ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली अलग है। प्लांट और एनिमल कंप्लीटली अलग है कि नहीं? अलग है। तो उसी तरह इनका टिश्यू जो सिस्टम होगा वो भी अलग होगा, अलग तरीके से मॉडिफाई हो रखा होगा, अलग तरीके से डिफरेंशिएट हो रखा होगा। क्यों अलग तरीके से डिफरेंशिएट हो रहा है? क्यों नहीं होगा? ऑब्वियसली काम अलग है तो फंक्शन अलग है, तो सीधी सी बात है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ढलना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही बताया गया है कि कैसे हमारे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से अलग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अंतर है इन दोनों के बीच में। अब हम ये देखते हैं। देखो, प्लांट्स क्या होते हैं? डेड होते हैं। प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम कैसा डेड सपोर्टिव टिश्यू ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको पता है पेड़ सीधा खड़ा मिलता है, आपने देखा होगा, आम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, रोड पे कितने सारे तरीके के पेड़ होते हैं, नीम का पेड़ भी देखते हो, वैसे खड़ा मिलता है। उसमें जो मैक्सिमम उस चीज को खड़ा रखने के लिए, उस चीज को सपोर्ट देने के लिए मैक्सिमम क्या चीज मिलती है? डेड सपोर्टिव टिश्यू मिलता है। बजाय कि एनिमल में क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ज्यादातर कैसे मिलते हैं? लिविंग टिश्यू देखने में मिलते हैं इन कंपेरिजन टू डेड। अब आप खुद को ही देख लो, आप कितना सा कट लगता है, आपका ब्लड आ जाएगा। डेड होता तो ब्लड आता नहीं। खुद को लेके चलो, अब आप पेड़ को ऐसे काट देते हो, उसके अंदर से ब्लड आता है? नहीं आता। लेकिन मैम उसके पास तो ब्लड ही नहीं होता, ये कोई डिफरेंशिएशन थोड़ी ना हुआ। ये तो जानते हो कि पेड़ के अंदर जो मैक्सिमम टिश्यू होता है वो सपोर्टिव टिश्यू होता है। लिविंग टिश्यू कौन सा होता है? जो ग्रीन होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, तो पेड़ के ऊपर ऊपर होते हैं। तो मैक्सिमम क्या चीज होती है? डेड टिश्यू, और जो जिसका काम क्या है? सपोर्ट का। बजाय कि एनिमल में ज्यादा कौन सा मिलेगा? लिविंग टिश्यू देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? लिविंग टिश्यू। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। अब सीधी सी बात है, डेड है, खड़ा है, सपोर्ट करने के लिए, अब डेड है वो वही खड़ा है, वही खड़ा रहेगा, उसे ना तो मूव करना ना कुछ करना, तो उसे एनर्जी कम चाहिए। तो वही बात बोली गई, इसे लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए। अब हमारे लिविंग बीइंग है, हम इधर से उधर जा रहे हैं, हमारे चोट लग रही है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो हमारे पास मेंटेनेंस एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी, समझे। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि हम टिकते तो है ही नहीं, है ना। इसीलिए हमारे पास एनिमल टिश्यू में एनर्जी रिक्वायरमेंट इज मोर एज कंपेयर टू प्लांट्स, ठीक है। देयर इज डिफरेंशिएशन। अब देखो, इनके अंदर जो टिश्यू है ना, उसको बेसिकली दो पार्ट में बांटते हैं, है ना। एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या कहते हैं, हाँ मैं तो डिवाइड करूंगा। परमानेंट वाले कहते हैं मैं डिवाइड नहीं करना, मैं परमानेंट हो गया हूँ, जो हूँ मैं परमानेंट हो गया हूँ, समझे। इसमें दो तरीके का डिफरेंशिएशन है, एक तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ये क्या होता है? सच डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हाँ ये टिश्यू बोले कि मैं डिवाइड करूंगा, ये टिश्यू बोले कि मैं डिवाइड नहीं करूंगा, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। हुआ क्लियर? चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, अब मेरिस्टेमेटिक का मैंने बताया, वो कहता है मैं ग्रो करता रहूंगा, तो प्लांट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगी? ग्रोथ पूरी लाइफ। जब तक प्लांट जिंदा है तब तक वो ग्रो करता रहेगा। किस टिश्यू के कारण? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, समझे। बजाय कि एनिमल्स, आपको पता है कि आप लोग क्या होते हो, हर कोई बोलता है कि ये ना 18 मैक्सिमम 18 इज द एज लिमिट, 18 इयर्स इज द एज लिमिट, जिसके बाद आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलती, है ना। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी सारी की सारी सेल्स मर गई, नहीं। हमारे चोट लगती है तो रिपेयरमेंट होती है ना। तो वही बात बोली गई है, एनिमल डू नॉट शो ग्रोथ। वो ग्रोथ को शो नहीं करता, कब तक? आफ्टर द मेच्योरिटी। बोले तो लाइफ टाइम ग्रोथ शो नहीं करेगा एनिमल, वो सिर्फ मेच्योरिटी तक ही ग्रोथ को शो करेगा। अब देखो, रिपेरेटिव मतलब रिपेयर
होने वाली ग्रोथ प्रेजेंट होती है, लेकिन कोई चोट लग जाए उस चीज को रिपेयर जरूर की जाती है हमारी बॉडी के द्वारा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद लेंथ में कोई एडिशन नहीं होता और लंबाई नहीं बढ़ती। बजाय कि पेड़ बोले तो प्लांट ऐसा टिश्यू है, जिसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण वो पूरी लाइफ तक क्या होता है, बढ़ता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल, इसका काम सिंपल है तो इसका ऑर्गेनाइजेशन भी उतना सिंपल रख दिया गया। ज्यादा टेंशन ये लेता नहीं, नॉर्मल सा काम है, खड़ा रहता है, अपनी फोटोसिंथेसिस करता रहता है, समझे। बजाय कि हमारे एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उनका तो दिमाग ही इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिससे ज्यादा कुछ कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, कोई समझ ही नहीं सकता ये इतना कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसमें ज्यादा स्पेशलाइजेशन और लोकलाइज्ड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बने अच्छे से डेवलप कर रखे हैं, है ना। जितना कॉम्प्लेक्स हमारे पास टिश्यू है तो उतने ज्यादा हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगी, समझे। इज मीन्ड फॉर स्टेशनरी हैप्पीडोप्टा। देखो स्टेशनरी मतलब एक जगह रुका हुआ, खड़ा हुआ, स्थिर, है ना, स्थिर। तो टिश्यू जो हमारे पास प्लांट के टिश्यू है, प्लांट आपको पता है कोई मूवमेंट शो करता है, कोई लोकोमोशन शो करता है, नहीं मैम। तो सीधी सी बात है वो स्टेशनरी है, वो एक जगह खड़ा रहता है। अब आप देखोगे, आप यहाँ से ही मान लो कि आपको एक जगह हो, दिल्ली से आप मुंबई जाके वापस आ जाओगे तो भी वो प्लांट वहीं खड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि वो स्टेशनरी है, वो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करता, नहीं करता। तो इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम उसके टिश्यू बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग सेल्स ऑर्गेनाइज होंगी टिश्यू में, उसी के अकॉर्डिंग टिश्यू ऑर्गेनाइज होएगी। तो वही बोला गया है, टिश्यू उसके स्टेशनरी हैबिट, उसकी आदत क्या है, खड़े रहने की, उसी के अकॉर्डिंग टिश्यूज क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, बोले तो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। बजाय कि टिश्यूज हमारे ऑर्गेनिज्म के, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म एक जगह टिकता है, उधर से इधर चलता रहता है। तो हाई मोबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पे टिश्यू क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी हैबिट है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स एक जगह खड़े तो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन एनिमल्स के अंदर बहुत ज्यादा मोबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टिश्यूज बने हुए हैं। हुआ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। चलिए रिवाइज करते हैं क्या क्या है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में। पहली चीज, प्लांट टिश्यू के अंदर ज्यादा क्या होंगे, डेड टिश्यूज, जिसका काम क्या है, सपोर्ट का। बजाय कि एनिमल में क्या होगा, एनिमल टिश्यू में मैक्सिमम अमाउंट में कौन मिलेंगे, लिविंग टिश्यूज। इनको क्या चाहिए, कम मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए, क्योंकि इनके पास लिविंग टिश्यू ही कम है, इनको ज्यादा चीजें मेंटेन नहीं करनी पड़ती। बजाय कि ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट किसमें है, एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू को दो तरीके से बांट दिया गया, ऐसे जो डिवाइड करेंगे, जो नई सेल बनाएंगे उनको क्या बोल दिया गया, मेरिस्टेमेटिक। दूसरे जो नई सेल नहीं बना रहे हैं उनको क्या बोल दिया गया, परमानेंट। वो परमानेंट हो चुके हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं। बजाय कि ऐसा तरीके का कोई डिफरेंशिएशन एनिमल में देखने को नहीं मिलता। प्लांट टिश्यू के अंदर जो ग्रोथ होती है वो लाइफ टाइम होती रहती है ना, लाइफ टाइम होती रहती है, क्योंकि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। बजाय कि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ क्या होती है, कुछ मैच्योरिटी, कुछ एज लिमिट तक होती है, उसके बाद कोई ग्रोथ नहीं होती। लेकिन ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ रिपेयर होती है। अगर कोई भी बॉडी के अंदर डैमेज होगा उसको रिपेयर करने के लिए ग्रोथ होगी, लेकिन लेंथ, हाइट, ये सब एज लिमिट के बाद, बोले तो मैच्योरिटी के बाद नहीं इंक्रीज होती। प्लांट टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बहुत सिंपल है। बजाय कि एनिमल टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इनका टिश्यू किसके अकॉर्डिंग, स्टेशनरी हैबिट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो रखे हैं। बजाय कि एनिमल टिश्यू हमारे पास किस अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो रखे हैं, हाई मोबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे प्लांट टिश्यू हमारे एनिमल टिश्यू से अलग है। किसका टिश्यू कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, बता सकते हो अब तो आप लोग, ऑब्वियसली एनिमल टिश्यू, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज कैसी है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हैं। उसकी हैबिट कैसी है, किसकी, प्लांट की, स्टेशनरी हैबिट है। बजाय कि ज्यादा इधर उधर उछलता कौन है, एनिमल टिश्यू, है ना। कौन उछलता है ज्यादा, लड़के लोग या लड़की लोग, लड़के लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, प्लांट टिश्यू। मैंने आपको बताया प्लांट टिश्यू को हम दो तरीके से बांटते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा होता है परमानेंट। तो चलिए पहला वाला टिश्यू कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या बोलता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं तो डिवाइड करूंगा, है ना। ये कौन बोलता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
उसी के कारण क्या होती है, हमारे पास लाइफ टाइम ग्रोथ देखने को मिलती है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। चलिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज के बने होते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है हमारे पास, ये इसके अंदर जो आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव थिन सेल्यूलोज सेल वॉल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखने को मिलेंगी, उनके अंदर क्या होगी, सेल वॉल होगी, वो पतली होगी, किस चीज की बनी हुई होगी, सेल्यूलोज की। किस चीज की, सेल्यूलोज की, थिन सेल्यूलोज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के शेप कौन कौन सी हो सकती है, इट में बी स्पेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, अलग अलग तरीके की शेप हो सकती है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। कॉम्पैक्टली मतलब तो अच्छे से पैक होता है, बिल्कुल एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स ऐसे रख, उसके बीच में गैप देखने को नहीं मिलता। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट देखने को मिलती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। हुआ क्लियर? तो वही बोला है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है तो कोई भी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता है, समझे। मानो ऐसे तरीके की अरेंजमेंट, ये मान लो ये पॉलीगोनल है, ऐसे अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या आपको गैप देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला गया, कॉम्पैक्ट। तो इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट, बोले तो एब्सेंट। ईच मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन्स डेंस एंड अबंडेंट साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कैसा न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लार्ज न्यूक्लियस, समझे। मेरिस्टेमेटिक सेल कंटेन फ्यू वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स एट ऑल। क्या पता वैक्यूल हो, लेकिन बहुत कम चांसेस है। तो इनके अंदर वैक्यूल्स नाम मात्र होते हैं। किसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, टिश्यू की सेल के अंदर। हुआ क्लियर? तो हमने क्या क्या पढ़ा मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, टिश्यू के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या, किस चीज का बना होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का बना हुआ होता है ना, जो कि पतली सेल वॉल की होती है। पतली सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अलग अलग शेप होती है, इट में भी ओवल, पॉलीगोनल, राउंड, समझी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, समझी। लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर वैक्यूल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी मतलब कुल मिला के कहना चाहता है नियरली एब्सेंट, ठीक है। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखो मेरिस्टेम को, अब हमने क्या करा, हमने टिश्यू लिया है ना, किसका, प्लांट टिश्यू। ये हमारे पास प्लांट टिश्यू है, उसको हमने कहा, एक तो बोलता है मैं डिवाइड करूंगा, एक बोलता है मैं डिवाइड नहीं करूंगा। करने वाले को हम बोल देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। हुआ क्लियर? फिर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है वो तीन तरीके के होते हैं। अब तीन तरीके के मैम, यही तीन दो नाम है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। कौन सा, पहला है एपिकल, दूसरा है लेटरल, तीसरा है इंटरकैलरी। नाम से क्लियर करो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एपिकल से क्या पता लगता है, एपेक्स पे होगा, ऊपर वाले पॉइंट्स पे होगा। मतलब अब मान लो ये मेरे पास एक चीज है, तो इसके एपेक्स क्या होंगे, एक ये ऊपर और नीचे की पिन पॉइंट्स, मेन जो एपेक्स है, एंडिंग पॉइंट्स, समझे। तो एपिकल मेरिस्टेम मेनली कहाँ देखने को मिलेगा, या फिर तो शूट की टिप पे या रूट की टिप पे या रूट्स पे, है ना। नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या होगा। अब देखो आपको मैंने ऐसे दे दिया कुछ है, तो इसके यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, तो इसका काम क्या है, लेंथ को बढ़ाना। तो एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या हुआ, लेंथ का इंक्रीमेंट, समझे। बोले तो हाइट इंक्रीज करवा रहा है, कौन, एपिकल मेरिस्टेम। लेटरल मतलब साइड बाय साइड, ऐसे इस तरफ की ग्रोथ करवाएगा। तो आपको पता है मैंने कोई पौधा हुआ है, स्टार्टिंग में इतना सारा, बाद में इतना मोटा पेड़ बन गया, तो वो कौन करता है काम, लेटरल मेरिस्टेम,
साइड बाय ग्रोथ को बढ़ा रहा है, जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है पेड़ का, बोले तो गर्थ और द डायमीटर ऑफ दैट प्लांट इज इंक्रीजिंग। हुआ क्लियर? चलिए, इंटर कैलोरी मतलब इंटर माने बीच में। अब आपने देखा होगा नॉर्मली जो गन्ना होता है ना, गन्ने के बीच वाला पार्ट देखोगे, जो नोड्स होते हैं उनके बीच वाला पार्ट गन्ने के बीच में आप देखोगे दो ऐसे जॉइंट्स से वो होते हैं, उनके बीच में जो होता है वो बहुत गैप होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एपेक्स की तरफ जाओगे वो गैप कम हो जाता है। लेकिन जैसे आप छोटा देखोगे उसके जो नोड्स होते हैं उनके बीच में गैप कम होता है। जैसे जैसे ग्रोथ होती है गैप बढ़ता जाता है। वो किसके कारण बढ़ रहा है? इंटर कैलोरी। इंटर मतलब बीच में, बीच की ग्रोथ कौन करवा रहा है? इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने कितने पार्ट में बांटा? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम। हुआ क्लियर? चलिए फंक्शन देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या क्या काम करता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है? पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है। पेरेंट की टिश्यू की तरह कैसे काम करता है मैम बताओ? तो बता सकते हैं मुझे या मेरे को बताना पड़ेगा? चलिए बताएं। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। पेरेंट की तरह कैसे काम क्या करता है? अब आप कैसे बोल सकते हो? ऐसा टिश्यू जो डिवाइड कर रहा है। अब क्या करा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने? डिवाइड कर दिया एक सेल को, फिर बाद में वो सेल सोचती है कि मैं परमानेंट हो जाती हूँ। परमानेंट मतलब वो सपोर्ट में काम करेगी, है ना। लेकिन वो किससे आई? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो उसके पेरेंट्स कौन हुए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसकी तरह काम करता है? एज अ पेरेंट टिश्यू। क्यों? क्योंकि उससे अदर टिश्यूज क्या होते हैं? बनते हैं। समझे? These type of tissue take part in growth। मैंने बताया एक ऐसा मेरिस्टेम था जो हाइट को इंक्रीज कर रहा था, एक ऐसा मेरिस्टेम था जो गर्थ को इंक्रीज कर रहा था, एक ऐसा मेरिस्टेम था जो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा था। तो इनका नेट काम क्या हुआ? ग्रोथ करवाने का। ग्रोथ कैसे कर रहे हैं? नई नई सेल्स बना के। ये क्या करते हैं? ग्रोथ कैसे कर रहे हैं? नई सेल बना रहे। बोले तो इनका काम क्या है? डिवीजन का। तो बाय डिवीजन दे विल डू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हुआ क्लियर? चलिए, मेरिस्टेम की मदद से प्लांट क्या करते रहते हैं? नई लीव्स को लगातार बनाते रहते हैं, ब्रांचेस बनती रहती हैं, स्टेम्स बनते रहते हैं, रूट, फ्लावर, ये सब चीजें लगातार बनती रहती हैं प्लांट्स के अंदर। नई नई आप देखोगे नए नए फ्लावर जो होते हैं वो बनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। समझे? द प्लेस ऑफ इंजरी, अगर कोई जगह चोट भी लग गई है तो ग्रोथ का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वहां पे किनका काम होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ठीक करेंगे। हील मतलब रिपेयरिंग का काम करेंगे। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों? कैसे करेंगे? नई सेल्स को बना के। तो इनका काम क्या है? डिवीजन का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल क्यों अलग हुई अदर सेल से? बोलती है मैं तो डिवाइड करूंगी, है ना। तो वैसे ही डिवाइड करके ये क्या कर रही है? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रही है। वैसे ही डिवाइड करके ये हीलिंग में, रिपेयर में मदद कर रही है। समझे? हुआ क्लियर? अगर जैसे आप देखोगे कि हवा के कारण क्या होता है कि वो ऐसे बेंट हो जाता है। आप बहुत से पौधे क्या देखोगे? बेंटेड होते हैं, बहुत सी ट्रीज ऐसे बेंटेड होते हैं। तो जब भी शूट लॉस्ड या फिर बेंट हो जाता है बाय विंड के द्वारा, उसको वापस सीधा करने के लिए हमारे पास मेरिस्टेमेटिक इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है। कैसे बोलोगे मैम आप? ये देखिए आपको समझाती हूँ, सिंपल सा। देखिए आपको पता है ये पौधा यहाँ से ऐसे था, जैसे बेंड हो गया मान लीजिए, है ना। तो किधर की तरफ सेल्स ज्यादा है? इधर की तरफ। कितना सारा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेरिस्टेम होगा बीच की तरफ, वो क्या करेगा? इधर भी बढ़ने शुरू होंगे। जैसे जैसे इधर सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो ये क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे वापस सीधा होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो जब भी बेंट या फिर लॉजिंग ऑफ द प्लांट देखने को मिलती है तो उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काम आता है। पर्टिकुलरली कौन सा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। बोले तो परमानेंट टिश्यू के बीच में धसा हुआ एक मेरिस्टेम है जिसका नाम क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फंक्शंस क्लियर? मेरिस्टेमेटिक फंक्शन के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फंक्शंस हुए क्लियर हमारे पास। चलिए नेक्स्ट, अब हमने 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। उसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? एपिकल माने एपेक्स पे, इट ब्रिंग्स अबाउट द इलोंगेशन ऑफ द रूट। कोई या तो क्या बढ़ेगी? रूट बढ़ेगी या स्टेम बढ़ेगा, जिसके कारण नेट अब क्या देखने को मिलेगा? हाइट के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा।
इसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी मतलब शुरुआती ग्रोथ हो चुकी है। हुआ क्लियर? दूसरा है हमारे पास लेटरल। लेटरल माने साइड बाय साइड, साइड की ग्रोथ करवाए, साइड में जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है। इट कॉजेज द ऑर्गन टू इंक्रीज इन डायमीटर। जो हमारे पास प्लांट है या फिर ऑर्गन है वो डायमीटर में या फिर गर्थ में इंक्रीज करेगा। पहला काम क्या होता है, लंबा होता है पेड़, पेड़ की हाइट बढ़ती है, फिर बाद में वो चौड़ा होने शुरू होता है। तो पहली ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ इज डन बाय एपिकल मेरिस्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इज डन बाय इंक्रीजिंग girth, increasing diameter, and this growth is known as secondary growth। हुआ क्लियर? बिल्कुल। जैसे कि आप देखोगे कोर्क कैम्बियन या फिर फेलोजन प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव कोक ऑन द आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टिश्यूज इनसाइड। जो मेन जिंदा टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना। वो प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये जो चीजें हैं, ये क्या मैं बोल रही हूँ, अंदर क्या है, अंदर की तरफ लिविंग टिश्यू है, बाहर की तरफ डेड कोर्क कैम्बियम है। तो जैसे इनके बीच में जो ग्रोथ होगी, बोले तो लेटरल जो ग्रोथ हो रही है, जो इस तरफ की जो ग्रोथ हो रही है, उसका काम क्या होता है, डायमीटर बढ़ाने का, जिसे क्या बोला गया, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आता है इंटरकैलरी। अब मान लो ये प्लांट है, इसकी ये पूरा परमानेंट हो चुका है, इसके बीच में जो छोटे छोटे लिविंग टिश्यूज मिल रहे हैं, दिस इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हुआ क्लियर? वही बोला, इट प्रोड्यूसेस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन ऑर्गन सच एज लीव्स और इंटरनोड। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक गन्ना, गन्ना बोले तो शुगर केन, शुगर केन के दो नोड्स के बीच में जब आप छोटा होगा तो आप देखोगे उसके बीच में, दो नोड्स के बीच में जस्ट इतना सा डिफरेंस है, लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ होगी वो डिफरेंस इतना पहुंच जाएगा। दो नोड्स के बीच में, दो इंटरनोड्स के बीच में, लीव्स के बीच में ग्रोथ करवाने का काम किसका है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। समझे? नेक्स्ट इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू देखते हैं, सेल डिराइव्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होके नए सेल्स बना देती है, फिर वो सेल्स क्या हो जाती हैं, परमानेंट हो जाती हैं। वही बात बोली गई है, ये जो सेल्स थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने डिवाइड करके जो सेल बनाई, फिर बाद में वो क्या हो गई, स्पेसिफिक रोल ले लिया। उन्होंने कहा हाँ मैं ये काम करूंगी और मेरे को भी एक काम करने तो मेरे को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, मैं परमानेंट हो गई हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक रोल ले लेती है और अपनी एबिलिटी, किसको, डिवाइड करने की एबिलिटी को, डिवाइड करने की क्षमता को छोड़ देती है, लूज कर देती है। ऑल क्लियर? They thus form a type of permanent tissue। ये क्या होते हैं, एक तरीके का परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का कैसा बन गया हमारे पास, परमानेंट टिश्यू। जो डेवलपमेंट प्रोसेस बाय विच सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप द परमानेंट शेप, साइज, फंक्शन, जिसे क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। अब ये बात समझ रहे हैं? चलिए, हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल ने क्या करा, डिवाइड करा और नई सेल बना दी। वो नई सेल कहती है कि अब मैं क्या अपना कोई रोल ले लेती हूँ कि मेरा काम है सिर्फ अपनी फूड को ट्रांसपोर्ट करवाना या फिर फूड को स्टोर करवाना, और अब मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और मैंने डिवाइड होने की कैपेसिटी को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, डिवाइड होने की क्षमता को छोड़ चुकी हूँ, है ना। तो इसका काम क्या हो गया, एक पर्टिकुलर हो गया, है ना। तो इस प्रोसेस को, मेरिस्टेमेटिक सेल को परमानेंट सेल में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनने वाली मेरिस्टेमेटिक सेल एक स्पेसिफिक रोल लेके परमानेंट टिश्यू का पार्ट बन जाती है, परमानेंट टिश्यू का हिस्सा बन जाती है। उसको क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। समझे? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं किसके बीच में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बीच में और परमानेंट टिश्यू के बीच में। आप पढ़ चुके हो, वैसे तो क्लियर हो चुका है। चलो अब और भी अच्छे से डिफरेंस देखते हैं। अब जो इसकी सेल्स कैसी होती है, स्मॉल स्फेरिकल पॉलीगोनल, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड। सबसे बड़ी चीज अभी बता के आई हूँ, डिफरेंशिएशन का मतलब
परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाना। अब ये कन्वर्ट नहीं हुई तो इनकी सेल क्या होती है, सारी की सारी डिवाइड होगी। इनके पास एबिलिटी है डिवीजन की, तो इसके अंदर इसकी जितनी भी सेल्स है वो कैसी होगी, अनडिफरेंशिएटेड। बजाएगी परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफरेंशिएटेड सेल्स देखने को मिलेगी। सेल्स कैसी होंगी, लार्ज होंगी और अलग अलग शेप की होंगी। इनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा है, वैक्यूल्स एब्सेंट है, वैक्यूल्स नहीं होते। बजाय की परमानेंट टिश्यू के अंदर बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं, अगर वो परमानेंट टिश्यू की सेल क्या होती है, जिंदा होती है तो। हुआ क्लियर? इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट पढ़ के आए हैं। बजाय की परमानेंट टिश्यू में क्या होते हैं, कभी कभार प्रेजेंट भी होते हैं। सेल वॉल जो होती है, सेल की बहुत क्या होती है, पतली होती है, थिन होती है। किस चीज की बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। बजाय की परमानेंट टिश्यू है, उसका काम क्या है, परमानेंट हो गया, तो उसका काम क्या है, एक पर्टिकुलर काम करते रहना, तो उसे जिंदा रखना है। जिंदा रखने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी लेयर को मोटी कर देते हैं, इसीलिए उसकी सेल वॉल थिक हो जाती है। तो वो मरेगा तो भी क्या रहेगा, मोटी सेल वॉल है, सपोर्ट तो अच्छा प्रोवाइड कर पाएगी। तो इसीलिए हमारे पास परमानेंट टिश्यू की सेल कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। बजाय की जो इसके अंदर होता है, मैंने आपको बताया था प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल होता है वो लगभग मैक्सिमम एरिया कवर कर लेता है, तो न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, पेरीफ्री पर। न्यूक्लियस कहाँ चला गया, पेरीफ्री पर। लेस कॉन्स्पिशियस, मतलब जितना प्रोमिनेंट आप माइक्रोस्कोप से हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के न्यूक्लियस को देख पाओगे, उतना ज्यादा डार्कली स्टेन्ड, उतना प्रोमिनेंट हमें ये देखने को नहीं मिलेगा, समझे। उतने प्रोमिनेंट हमें परमानेंट टिश्यू का न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। इसका काम क्या है, ऑब्वियसली डिवीजन का, तो ये डिवाइड करता रहेगा। ये डिवाइड नहीं होते, नॉर्मली डिवाइड नहीं होते। अब आपको पता है कोई भी चीज नॉर्मली नहीं करती, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन पे चीजें चेंज हो जाती हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम देखेंगे कि जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है उसका डिवीजन का कोई रोल नहीं है। वो क्लियर? चलिए, ये क्या है, एक तरीके का सिंपल टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या बोलते हैं, सीधा साधा है, इसका काम क्या है, जस्ट डिवाइड करना, ठीक है। तो एक तरीके का सीधा सा टिश्यू है। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों हुआ, क्योंकि परमानेंट में कुछ टिश्यूज बोलते हैं कि कुछ टिश्यूज की सेल्स है वो बोलती है मैं तो डिवाइड नहीं कर रही, बट मैं क्या करूंगी, मैं डाइजेशन करूंगी, मैं फोटोसिंथेसिस करूंगी, मैं फूड स्टोर करूंगी। तो उतना ही ज्यादा ये क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स हुआ, स्पेशलाइज हुआ। अलग टिश्यू अलग काम के लिए स्पेशलाइज हो गए हैं, किसके अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर। इसीलिए वो क्या है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। इसमें सेल्स क्या है, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, इनको डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है इन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। इनका मेटाबॉलिक रेट इन कंपैरिजन टू क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इन्हें तो एक ही काम करना है, क्योंकि इन्हें तो क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है। बजाय कि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे बड़ी चीज सेल को डिवाइड करना है। इसके जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल से होते हैं, सीधे साधे से होते हैं। अब इनका काम मुश्किल, तो उतने ही वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, ठीक है। इन सेल्स के टिश्यूज के अंदर डू नॉट कंटेन क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टल्स और अदर बॉडीज देखने को मिलेंगी। इसमें सेल्स सारी की सारी लिविंग होती है, सारी की सारी सेल्स लिविंग होती है। इसमें लिविंग भी हो सकती है और डेड भी हो सकती है। इसका काम क्या है, जस्ट ग्रोथ प्रमोट करना। किसके अंदर, प्लांट के अंदर ग्रोथ कौन किसके कारण होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। आपको पता है ग्रोथ का मतलब क्या होता है, नए सेल्स का ऐड होना। तो नए सेल को ऐड कौन करवा रहा है, डिवाइड कौन कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, ग्रोथ करना, ठीक है। बजाय कि इसका काम क्या होता है, बहुत जगह जहां डेड होगा वहां सिर्फ क्या करेगा, सपोर्ट का काम कर रहा होगा, वहां सिर्फ प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा, बहुत जगह सिर्फ स्टोरेज का काम करा जाता है, बहुत जगह सिर्फ फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि ये क्या हो रखा है, स्पेशलाइज हो रखा है। इसीलिए इसमें अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं, समझे। हुआ क्लियर? डन। चलिए नेक्स्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जिस तरीके से हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा,
उसी तरीके से अब हमारे पास परमानेंट टिश्यू को हम बांटने जा रहे हैं। उसमें से पहला आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो ऐसे सेल के बने हुए जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम है, जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और काम करने का तरीका भी सेम है, उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू बोला गया। ठीक है, चलिए उसमें पैरेन्काइमा आता है सबसे पहले। पैरेन्काइमा मतलब पैरा मतलब बिसाइड, एनकाइमा मतलब फीलिंग। ठीक है, इन फीलिंग मतलब खाली सी जगह जहां पर ज्यादातर भरी मिलेगी आपको, वो क्या होगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स होगी। ठीक है, ये बल्क ऑफ द प्लांट, मैक्सिमम जो अपने को देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम फीलिंग किसके द्वारा देखने को मिलती है, कौन सी सेल होती है, दैट इज द पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, हुआ क्लियर। ये सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं और इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है कि शेप देखोगे तो आइसो डायमेट्रिक, बोले तो इक्वली एक्सपेंडेड होती है। आप देखोगे यहाँ से ये लगभग बराबर होगा, तो इसीलिए आइसो मतलब सेम, डायमेट्रिक मतलब डायामीटर। ठीक है, सेम डायामीटर, इक्वली एक्सपेंड होगी, इसका मतलब कैसी शेप होगी, ओवल हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, इलोंगेटेड भी हो सकती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और बढ़िया डेंस क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। छोटा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और बड़ा सारा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। हुआ क्लियर कि नहीं, हुआ क्लियर। पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या होता है, बढ़िया जिंदा लिविंग स्टेट में प्रोटोप्लाज्म होता है, क्योंकि सेल खुद कैसे स्टेट में, लिविंग स्टेट में, तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, वो भी कैसे स्टेट में होगा, लिविंग में होगा। इंटरपैरेन्काइमल सेल्स हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इनके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, लिविंग प्रोटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है। हुआ क्लियर। ये आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास क्या है, पैरेन्काइमेटिक टिश्यू। मैक्सिमम बल्क कौन बना रहा है, पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इसके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विद साइड में प्रेजेंट क्या है, न्यूक्लियस, थिन क्या है, सेल वॉल है, आइसो डायमेट्रिक है। समझे, ये क्या हो गया हमारे पास, परमानेंट टिश्यू, पर्टिकुलरली कौन सा, पैरेन्काइमा। चलिए अब फंक्शंस क्या है पैरेन्काइमा के। पैरेन्काइमा पैकिंग टिश्यू की तरह काम करता है। अब मैक्सिमम जो बल्क है वो किस चीज का बना हुआ है हमारे पास, पैरेन्काइमा का। तो मैक्सिमम बल्क बना हुआ है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है, पैकिंग की तरह, पैकिंग टिश्यू की तरह। फिल द स्पेसेस बिटवीन द, जो अब सीधी सी बात है, बल्क की तरह काम कर रहा है। इन फिलिंग हमने पढ़ा था, पैरा मतलब बिसाइड, इन और एनकाइमा मतलब इन फिलिंग, तो भरता है, बची हुई जगहों को भरता है, कौन, पैरेन्काइमा। तो वही बोला गया, टू फिल द स्पेसेस, जो भी स्पेस है अलग अलग टिश्यूज के बीच में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा। और पैरेन्काइमा का काम क्या है, बॉडी शेप को, बॉडी फर्मनेस को मेंटेन करके रखेगा। किसकी बॉडी, ऑब्वियसली प्लांट की बॉडी, क्योंकि हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर परमानेंट टिश्यू वाला डिफरेंशिएशन किसके अंदर था, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर ही हमारे पास पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, इनफिलिंग कर रहा है, बोले तो गैप हो उसको भर रहा है, बल्क यही बना रहा है। वो क्लियर। टर्जिडिटी, इनके अंदर एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या है, टर्जिडिटी। बोले तो वाटर की इनटेक और आउटटेक की बात है। पैरेन्काइमा एक्ट एज प्राइमरी सपोर्ट टू हर्बेशियस प्लांट। ठीक है, ये क्या करता है, जस्ट अब नॉर्मल ग्रोथ हुई है, परमानेंट बन चुका है, तो हल्का सा सपोर्ट कौन दे रहा होता है, हर्बेशियस मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, उन्हें ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि उनकी हाइट इतनी होती नहीं है। तो वहां पे प्राइमरी सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है हमारे पास, इट्स पैरेन्काइमा। ठीक है, मेन फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का, इसे बोला जाता है फूड स्टोरेज टिश्यू। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, टू स्टोर द फूड जैसे कि कोई भी स्टार्च स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अकर्स थ्रू द सेल या सेल वॉल ऑफ द पैरेन्काइमा। अब ये हमारे पास जो है पैरेन्काइमेटस सेल्स है हमारे पास, ये देखो सेल वॉल के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। हुआ क्लियर। चलिए पैरेन्काइमा सेल्स क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, लिविंग है तो मतलब
मेटाबॉलिकली एक्टिव देखने को मिलेगी। इनके इंटरसेलुलर एयर स्पेसेस क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। अब आपने जैसे पीछे वाले डायग्राम में देखा, इनके बीच में गैप देखने को मिल रहा है। इनके अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस को एक्सचेंज कराने में उसका रोल होता है। पैरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करना। इसका मेन काम क्या है, स्टोरेज का। मेनली किसको करेगा, फूड को। इफ इन द कंडीशन वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है, जैसे कि टेनिन, गम, क्रिस्टल्स, रेजिन्स एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। इन सभी चीजों को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। अगर हमारे पास पैरेन्काइमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आ जाए तो उसे बोला जाएगा क्लोरेन्काइमा। और इसका काम क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट आया तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल ऑफ लीव्स। समझे। जैसे ही हमारे पास मानो ये पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है, अगर वो प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे कोलेनकाइमा। क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमा। ये कहाँ होती है, हमें मेसोफिल ऑफ लीव्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट्स। एक्वेटिक या फिर वाटर में रहने वाले प्लांट्स, जैसे कि आप देखोगे वाटर हाइसिंथ, हाइड्रिला। इनके अंदर बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं। बड़ी बड़ी कैविटीज मतलब बहुत ज्यादा एयर स्टोरेज। आप देखोगे कि ये ना, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि ये तो फुग्गा सा है, मतलब जो मोटा मोटा होता है उसको बोलते हैं फुग्गा सा है। फुग्गा सा मतलब उसके अंदर ज्यादा बस ऐसे ही फैट वगैरह है, फिर हवा हवा है, उसके अंदर इतनी खुद में दम नहीं है। तो सीधी सी बात है, बोले तो आराम से उड़ जाएगा, है ना। तो वही है, इनके अंदर क्या होती है, एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है, जिसके कारण एक अपवर्ड फोर्स देखने को मिलती है। बुओयंसी मतलब आराम से तैर पाता है। हुआ क्लियर। इसे पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, एरन से आपको पता लग रहा है एयर तो है ही, ठीक है। तो हमने दो तरीके की मॉडिफिकेशन पढ़ी पैरेन्काइमा की। एक होती है कोलेनकाइमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और हमने पढ़ी एरेनकाइमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसेस विद एयर। ओके क्लियर। जीरो फाइट्स, जीरो मतलब सूखे रीजन होते हैं ना, उन्हें उधर जो प्लांट्स होते हैं, एरिड प्लांट्स, जैसे कि आप देखते हो कैक्टस होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, सक्यूलेंट्स। सक्यूलेंट्स मतलब उनके आप देखोगे ना, उनके जो होते हैं ऑर्गन्स, जो लीव्स होती हैं, उन्होंने खुद को ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो वाटर को स्टोर कर सके। वो कैसे होता है, फ्लैशी से देखने को मिलेंगे। क्या होता है, उसके सारे पार्ट्स फ्लैशी होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका काम क्या है, वो वाटर को स्टोर कर रहे हैं। उस वाटर को स्टोर करते करते वो कैसे हो जाते हैं अपीयरेंस में, फ्लैशी इन अपीयरेंस। ठीक है, हुआ क्लियर। चलिए, ये हमने पहला पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट, दैट इज पैरेन्काइमा। दूसरा पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, तीसरा पढ़ेंगे स्क्लेरेन्काइमा। चलिए, कोलेनकाइमा, कोलन माने ग्लू, उसका काम क्या था, स्टोरेज का। इसका काम क्या है, चिपकाने का होगा। ठीक है। टिश्यू आल्सो कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। जैसे हमारे पास पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर कैसी सेल्स देखने को मिली थी, लिविंग सेल्स, उसी तरीके से कोलेनकाइमा में भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं पैरेन्काइमा जैसे, बट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज इन द कॉर्नर्स। ये चीज याद रखनी है। ये लगभग आपको पैरेन्काइमा से सिमिलर लगेगा, लेकिन इसमें एक स्पेशल फीचर है। मैंने बोला था पैरेन्काइमा के अंदर पतली थिन सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की, इसमें भी थिन सेल वॉल है सेल्यूलोज की, लेकिन जो ये कॉर्नर्स है यहाँ पे एक्स्ट्रा डिपोजिशन है किसकी, सेल्यूलोज की। कॉर्नर में एक्स्ट्रा डिपोजिशन होना सेल्यूलोज की उसे क्या बना देता है, कोलेनकाइमा टिश्यू। क्लियर। चलिए, इसमें भी जो हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बजाय कि पैरेन्काइमा में हमने देखा था प्रेजेंट होती हैं। चलिए, कोलेनकाइमा सेल्स कैसी होती है, लंबी लंबी सी, इलोंगेटेड सी होती है। कुछ एक के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट भी होता है, कुछ एक के पास। ठीक है। फंक्शन क्या देखते हैं, पहला फंक्शन, कोलेनकाइमा का काम क्या है, एक तरीके का मैकेनिकल टिश्यू है यंग डाइकोटिलेडन स्टेम्स में, और उसका काम क्या है, जस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना और इलास्टिसिटी को प्रोवाइड करना। ऐसे प्लांट्स में, डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर इसका काम क्या है, सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का।
जो हमारे पास कोलेनगाइमा है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है प्लांट के अंदर। ठीक है, इसके कारण फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो इजी बेंडिंग देखने को मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो ऑब्वियसली हमें कैसी बेंडिंग देखो, आराम से बेंड हो जाएगी और उसमें टूटने का खतरा कम रहेगा, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग इट, आराम से ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, कि इसका काम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है, इसका मतलब डर है जो टूटने का वो कम होगा। जैसे ही सेल कोलेनगाइमा के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उनका काम क्या होता है, शुगर और स्टार्च को बनाने का। क्लियर, वही नॉर्मल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट है मतलब प्लास्टिड है, मतलब फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो उसमें क्या बनता है, हमारे पास शुगर बनती है, बोले तो ग्लूकोज बनता है और साथ में O2 निकल जाती है। तो वही बोला गया, अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो उसके अंदर वो स्टार्च या फिर शुगर का फॉर्मेशन होगा। ये तो बेसिक है। चलिए नेक्स्ट अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा में। पैरेन्काइमा, इसकी वॉल कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है। टिश सेल्स कैसी है, लिविंग है। इसमें जो हमारे पास वॉल है थिन है, लेकिन कॉर्नर्स पे सेलुलोज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। कंसिस्ट ऑफ सेल हैविंग लोकलाइज्ड थिकनिंग इन देयर सेल वॉल, थोड़ी सी थिकनिंग होगी। ये लगभग पूरी बॉडी में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बल्क ऑफ द बॉडी बना रहा है। कौन? पैरेन्काइमा। हुआ क्लियर? ये एरियल प्लांट्स में देखने को मिलेगा। कौन सा? हमारे पास जो कोलेनकाइमा टिश्यू है वो एरियल प्लांट्स में देखने को मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड टू अदर लेयर्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसमें जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। कोलेनकाइमा में अंदर चीफ मैकेनिकल टिश्यू इन प्लांट्स, ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट्स में ये मेन टिश्यू होता है। कौन सा? कोलेनकाइमा। इसका काम क्या है? फूड को स्टोर करना, वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है। लेकिन कोलेनकाइमा का काम क्या है? पर्टिकुलरली यंग डाइकोटिलिडनस स्टेम में क्या होता है और क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, बोले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। बोले तो कैसे, क्या प्रोवाइड कर रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। हुआ क्लियर? चलिए ये देखोगे आप, ये आपको देखने को मिल रहा है कि इसके बीच में गैप नहीं है ना। तो ये गैप नहीं है तो ये क्या हुआ? कोलेनकाइमा। एक्स्ट्रा सेल्यूलोज की थिकनिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे गैप को कवर करने के चक्कर में, है ना। आप देख पा रहे हो बड़ा सा वैक्यूल है, वही सेम छोटा सा न्यूक्लियस है। अच्छा भला साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है, इंटरसेलुलर क्या एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर बहुत ज्यादा थोड़ा हो चुका है, इसलिए क्या हुआ? कोलेनकाइमा। ये लॉन्गिट्यूड, अब मान लो ये पेड़ है, मैंने इसको ऐसे काटा, है ना, वो होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। मैं इसको ऐसे काट रही हूँ तो होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल में मैंने इसको ऐसे काटा तो मेरे को ऐसी शेप देखने को मिलेगी, जबकि ट्रांसवर्स सेक्शन में मैंने ऐसे काटा तो मुझे ऐसी तरीके की शेप देखने को मिलेगी। इसके अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज के अंदर। चलिए थर्ड पार्ट, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम क्या स्पेशल पढ़ेंगे? स्क्लेरेन का मतलब होता है हार्ड। हार्ड है तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज हार्ड हो जाती है, कब होती है? व्हेन इट इज डेड। तो इसके अंदर हमें डेड सेल्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे सेल्स देखने को मिल रहे हैं? डेड सेल्स, जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म ही नहीं होता। जो सेल वॉल होती है स्क्लेरेन्काइमा की, उसके अंदर क्या होता है? लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो लिग्निन से बनी हुई सेल को क्या बोलते हैं? लिग्निफाइड सेल वॉल। बोले तो क्या बोलेंगे? lignified cell wall. If lignin is present in cell wall, it is known as lignified cell wall. Clear? अब स्क्लेरेन्काइमा सेल के होने के कारण, वॉल के ज्यादा थिक होने के कारण, इसके अंदर कैविटी या फिर ल्यूमेन लगभग नामात्र हो जाता है। अब देखो, मानो मैं मेरी सेल वॉल को थिक करे ही जा रही हूँ तो जो ल्यूमेन है वो बहुत ज्यादा थोड़ा हो चुका है। इतनी मोटी सेल वॉल देखने को मिल रही है हमें। हुआ क्लियर? चलिए सेल्स ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा आर क्लोजली पैक्ड। इनके अंदर तो जो थोड़ा बहुत स्पेस बाय चांस हमें कोलेनकाइमा में देखने को मिल रहा था वो तो बिल्कुल ही नहीं बचता है। हुआ क्लियर? क्योंकि सेल वॉल ही इतनी थिक हो गई है कि उसने गैप छोड़ा ही नहीं। मिडल लैमेला एग्जिस्ट बिटवीन टू स्क्लेरेन्काइमेटस सेल। एक मिडल लैमेला करके लेयर होती है जो दो स्क्लेरेन्काइमा सेल होते हैं, उनके बीच में क्या होती है?
प्रेजेंट होती है। ये एक तरीके की सीमेंटिंग सब्सटेंस बोलते हैं हम किसको, मिडल लेमेला को। इसके अंदर क्या होता है, पेक्टिन भी होता है, लिग्निन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। इट ओकर्स बिटवीन द सेल वॉल टू एडजेसेंट प्लांट्स। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो ये सेल वॉल है, ये है प्लांट की एक सेल, ये है प्लांट की दूसरी सेल, ये एक दूसरे दोनों के साइटोप्लाज्म एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू किसके थ्रू, बीच में एक मिडल लेमिना के थ्रू सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा, ऐसा कनेक्शन होता है जो दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके रखता है। वो मिडल लेमिना के बीच में गैप आने के कारण, ठीक है, दो प्लांट सेल को इकट्ठे जोड़कर रखने वाला सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा है, मिडल लेमिला। हुआ क्लियर? चलिए, जो स्क्लेरेन्गाइमा की सेल है वो दो तरीके की होती है, एक होते हैं फाइबर्स, एक होते हैं स्क्लेरोइड्स। जो फाइबर्स होते हैं वो पतले होते हैं, ठीक है, नैरो मतलब पतले होते हैं, लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, लिग्निफाइड। मोटे क्यों हैं, क्योंकि उनके अंदर लिग्निन की मात्रा ज्यादा है, उनकी सेल वॉल के अंदर लिग्निन की अमाउंट ज्यादा है। यूजुअली ऐसे मैंने बताया लाइक ये होते हैं फाइबर्स, ठीक है। आप देखोगे दोनों के दोनों एंड कैसे हैं, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, क्लस्टर इनटू स्ट्रैंड्स एंड लुक पॉलीगोनल इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे ना, वो है तो इसको ऐसे काट के देखोगे, कैसे, ऐसे, तब आपको वो थोड़े पॉलीगोनल शेप में मिलेंगे। अब मैं इसको ऐसे काट दूं तो इसकी शेप मुझे ऐसे ऊपर से जो है वो देखने को मिलेगी, है ना। तो ऊपर से ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको कैसी शेप देखने को मिल रही है, पॉलीगोनल। एक तरीके का स्क्लेरेन्गाइमेटस होता है फाइबर्स, दूसरे होते हैं हमारे पास स्क्लेरिड्स। These are sclerids. Sclerids क्या होते हैं, ग्रिड सेल्स होती हैं, स्टोन माने पत्थर, ऐसे ये होते हैं हमारे स्क्लेरिड्स। इरेगुलर शेप होती है। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ओवल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, टी शेप हो सकते हैं, डम्बल शेप, मैक्सिमम ऐसे शो किया जाता है स्क्लेरिड्स को। ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, ठीक है। ये डेड होते हैं, मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे, कॉर्टेक्स, पिथ, फ्लोएम, हार्ड सीड्स में ज्यादा देखने को मिलते हैं स्क्लेरिड्स, समझे। ऑब्लिक थिन एरियाज आर फाउंड इन द थिक सेल वॉल्स ऑफ द फाइबर्स, जिन्हें बोला जाता है पिट्स। ये देखो ये मैंने बनाए हैं ना, ये से ओब्लिक से जो आज जा रहे हैं, ये कुछ कुछ देखने को मिल जाते हैं सेल वॉल के अंदर, इन्हें क्या बोला जाता है, पिट्स, समझे। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, जो स्क्लेरेन्गाइमा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है पैचेस के रूप में, डिफाइनेट लेयर। स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, ग्रिटी पार्ट होता है, ग्रिटी मतलब थोड़ा ये चुभने वाला टाइप का पार्ट होता है ना, उसे बोला जाता है ग्रिटी पार्ट। ज्यादातर ग्रिटी जो राइप मतलब पके हुए जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रिटी पार्ट होता है वो क्या होता है, स्क्लेरिड्स का बना हुआ होता है। वो किस चीज का बना होता है, स्क्लेरिड्स का। अब सीधी सी बात है, स्क्लेरिड्स क्या है, लिग्निन का बना हुआ है। लिग्निन क्या है, बहुत मोटी लेयर की बनी हुई है। वो क्या एक तरीके की हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है इसको, पर्टिकुलर उस फ्रूट को या फिर उस पर्टिकुलर चीज को। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक तरीके का फ्रूट है हमारे पास जिसके अंदर आपको क्या है, स्क्लेरिड्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, समझे। तो इसके ये क्या करते हैं, हार्डनेस करवाते हैं पर्टिकुलर शीट के ऊपर की कोट को या फिर नट को। स्क्लेरेन्गाइमा आपने देखा होगा, जो कोकोनट के ऊपर वो बाल से नहीं होते ऐसे करके उतारते हैं हम लोग, वो भी किस चीज के बने हुए थे, स्क्लेरेन्गाइमेटस टिश्यू के। वो भी किस चीज के बने होते हैं, स्क्लेरेन्गाइमेटस टिश्यू के। हुआ क्लियर? अब ये मोनोकोटिलेडनस सीड है, इसके अंदर आप देखने को मिलेगा आपको स्क्लेरिड, जो फ्रूट के अंदर हल्की सी ग्रिटीनेस सी प्रोवाइड करता है, समझे। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, स्क्लेरेन्गाइमा फाइबर और स्क्लेरिड्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो फाइबर है वो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे, स्पिंडल शेप्ड होंगे, थिक वॉल्ड डेड सेल्स होंगे, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, फाइबर होते हैं, ओके। चलिए, जबकि स्क्लेरिड्स क्या होते हैं, स्क्लेरिड्स भी हमारे पास थिक वॉल डेड सेल्स होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे। वो कैसे थे, इलोंगेटेड थे, समझे। ये किस रूप में अरेंज होंगे, बंडल्स में, नेट में, सिलेंडर की तरह बनाएंगे। ये अकेले अकेले भी देखने को मिलेंगे और ग्रुप में भी देखने को मिल सकते हैं। ये
प्लांट के सीड की या किसी चीज की कवरिंग नहीं बनाते, बजाय कि स्क्लेरिड्स कवरिंग ऑफ द नट्स या फिर सीड होती है। इनका काम क्या होता है? जस्ट मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करना प्लांट को, बजाय कि स्टिफनेस हार्डनेस से प्रोवाइड करते हैं। जो सीड्स में कोई भी फ्रूट में मिलता है वो होता है स्क्लेरिड, बजाय कि जो खुद प्लांट की बॉडी होते हैं उसके अंदर क्या होता है हमारे पास? फाइबर्स। उसके अंदर क्या होता है हमारे पास? फाइबर्स। वो क्लियर? चलिए, फंक्शन क्या है स्क्लेरेंगाइमा का? मेनली मैकेनिकल सपोर्ट या फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है किसका? स्क्लेरेंगाइमा का। वो क्लियर? बहुत जगह ये स्ट्रेंथ मतलब आपको पता है एक तरीके से हिम्मत, ताकत प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को, और साथ के साथ रिजिडिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए ये क्या करता है? बहुत सारे वेरियस स्ट्रेन्स, मतलब देखो मैंने बताया कि हमारे पास एक स्क्लेरेंगाइमा करके टिश्यू है, किसका बना हुआ है? लिग्निन का। लिग्निन का काम क्या है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, बोले तो चीजों को हार्ड बनाना, स्टिफ करना। स्टिफ चीजें क्या करेगी? बॉडी, प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना। अब सीधी सी बात है, चीजें डेड है मतलब बाहर का इफेक्ट कम आएगा, अंदर से चीजें लिविंग हो। तो बाहर ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाहर ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रही है, लेकिन अंदर की चीजें क्या रहेंगी? स्टेबल रहेंगी। तो वही लास्ट लाइन बोली गई है, इनेबल्स टू विदस्टैंड। बोले तो अब ये कितनी भी सिचुएशन थोड़ी रफ हो जाए तो वहां वो जिंदा रह सकता है। स्क्लेरेंगाइमा एक ऐसा टिश्यू है जो लिविंग चीजों को, लिविंग बोले तो उस प्लांट को कंटिन्यू लिविंग रखने के लिए अलग अलग टेम्परेचर में रिस्पॉन्सिबल है। एक तरीके से हुआ क्लियर कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अभी देखो हम नॉर्मल सा देखते हैं कि हमने पढ़ा कि टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, है ना, पर्टिकुलरली स्पेशलाइज्ड सेल की, है ना। कॉमन ओरिजिन होता है, कॉमन ही स्ट्रक्चर होता है, कॉमन ही फंक्शन होता है। फिर हमने देखा प्लांट टिश्यू अलग चीज है और एनिमल टिश्यू अलग चीज है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले हमने पढ़ना क्या शुरू किया? हमने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये स्टेशनरी हैबिट के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, स्टेशनरी हैबिट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है। इन्हें मूवमेंट शो ही नहीं करनी है, तो ये क्यों बिना मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज कर रखी है इन्होंने अपनी सेल्स को, है ना। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू को फिर हम कहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लांट टिश्यू की कुछ टिश्यूज बोलते हैं कि हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो बोलती हैं जो डिवाइड करेंगे उन्हें हम क्या बोल देते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ बोलती हैं हम डिवाइड ही नहीं कर रहे, हम जीवन में परमानेंट हो चुके हैं, उन्हें बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर हमने 3 तरीके के पढ़े, ऐसे जो एपेक्स पे है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे जो साइड बाय साइड है उन्हें क्या बोला गया? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे जो बीच में है उनको क्या बोला गया? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट में हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने पैरेन्गाइमा। पैरेन्गाइमा क्या होता है? लिविंग होता है, मेन काम क्या होता है? स्टोरेज का होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा? कोलेनगाइमा, वो भी क्या होता है? लिविंग होता है, ग्लू का काम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है प्लांट को, है ना। तीसरा हमने क्या पढ़ा? स्क्लेरेंगाइमा, जिसका मेन काम क्या है? सपोर्ट का है, ये कवरिंग की तरह भी प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेंगाइमा हमने 2 तरीके का पढ़ा, एक पढ़े फाइबर्स जो इलोंगेटेड होते हैं, दूसरा हमने क्या पढ़ा? स्क्लेरिड्स, जिसका ना काम क्या होता है? कवरिंग्स को बनाना, है ना। ये हमने अभी तक पढ़ा है। हुआ क्लियर? हमने क्या क्या पढ़ लिया है? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कोलेनगाइमा एंड स्क्लेरेंगाइमा। कोलेनगाइमा
मैंने बेसिकली बताया लिविंग सेल्स होती है, बताइए कि स्क्लेरेंगाइमा का काम ही क्या है, सपोर्ट का, इसका और कोई काम ही नहीं है, तो ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है। इसके अंदर अब लिविंग है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही, लिविंग है तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। बजाय कि ये क्या होता है हमारे पास, एम्प्टी होता है। कौन, स्क्लेरेंगाइमा। स्क्लेरेंगाइमा कैसा है, एम्प्टी है। इसकी सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निन की होती है। किसकी बोली मैंने, ये लिग्निन की सेल वॉल किसकी देखने को मिल रही है हमारे पास, स्क्लेरेंगाइमा की। तो देखिए हम डिफरेंस पढ़ रहे थे किसके बीच में, कोलेनगाइमा और स्क्लेरेंगाइमा। अब इसको छोड़ो, आप मुझे बताओ, आपको याद हो गया होगा क्या क्या चीजें थी। कोलेनगाइमा लिविंग होता है, स्क्लेरेंगाइमा डेड होता है। कोलेनगाइमा के अंदर सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, लिग्निन होता है किसके अंदर, स्क्लेरेंगाइमा के अंदर। ये तो आपको पता है। मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, डेड वाला। डेड किसके अंदर था, स्क्लेरेंगाइमा के अंदर। लेकिन कोलेनगाइमा का काम क्या होता है, ग्लू, बोले तो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बोले तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत किसके अंदर होता है, कोलेनगाइमा के अंदर। स्क्लेरेंगाइमा के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होता। क्या साइटोप्लाज्म होता है कोलेनगाइमा के अंदर, नहीं होता। लेकिन स्क्लेरेंगाइमा के अंदर होता है, समझे, हुआ क्लियर।